स्वागत है आपका सॉल्यूशन के लेक्चर नंबर 5 में, जहां हम लोग आज डिस्कस करेंगे सॉल्विलिटी के बारे में। और सॉल्विलिटी में क्या होता है, तो एक स्पेशल टाइप ऑफ सॉल्यूशन का फॉर्मेशन होता है, जिस सॉल्यूशन को हम लोग क्या कहते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन, तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन का फॉर्मेशन जो होगा वो इन द केस ऑफ सॉल्विलिटी। अब सॉल्विलिटी को डिफाइन करने का तरीका क्या है, तो क्या लिखेंगे, it is defined as the maximum amount of solute substance in gram is dissolved in unit volume of solvent। यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट करने का मतलब 1 लीटर, राइट। तब क्या बनेगा, एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन का फॉर्मेशन करेगा। तो क्या लिखेंगे, टू फॉर्म अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट specific temperature and pressure। कहने का मतलब सॉल्विलिटी के केस में एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन का फॉर्मेशन होता है। ये तब बनते हैं जब मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट सब्सटेंस को यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं एक स्पेसिफिक टेम्परेचर एंड प्रेशर पे। तब क्या बनता है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। और इसी फिनोमेना को हम लोग क्या कहते हैं, सॉल्विलिटी, राइट। मींस एक कंटेनर कंसीडर कर लिया और इस कंटेनर में एक यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट है। सपोज डेट यहां पर 1 लीटर ऑफ सॉल्वेंट है, राइट। अब इसमें क्या कर रहे हैं, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को डिसॉल्व कर रहे हैं। सॉल्यूट जो है वो मैक्सिमम अमाउंट में है, जितना ज्यादा से ज्यादा इसमें डिसॉल्व किया जा सके, राइट। तब एक सॉल्यूशन जो बनेगा वो एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन का फॉर्मेशन करेगा। जब ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन का फॉर्मेशन करेगा तब इसी फिनोमेना को हम लोग क्या कहेंगे, सॉल्विलिटी। ओके, तो सॉल्विलिटी का यूनिट क्या बनेगा, यूनिट, तो यूनिट क्या बनेगा, या तो मास पर लीटर, मतलब मास अगर ग्राम में रहे और वॉल्यूम अगर लीटर में रहा तो ग्राम पर लीटर, या किलोग्राम पर लीटर, या ग्राम पर ml, राइट। सपोज दैट अगर ये अमाउंट मोल के केस में रहा तो यूनिट क्या बनेगा, मोल पर लीटर, राइट, मोल पर लीटर या मोल पर ml। तो इस टाइप से सॉल्विलिटी का यूनिट बनेगा। ओके, आगे समझिए। अब हम लोग को पढ़ना क्या है, सॉल्विलिटी ऑफ अ सॉलिड इन लिक्विड। मतलब अब सॉल्विलिटी को दो केस में पढ़ेंगे। पहला केस सॉल्विलिटी ऑफ अ सॉलिड इन लिक्विड एंड सॉल्विलिटी ऑफ अ गैस इन लिक्विड। जिसका फर्स्ट केस क्या है, सॉल्विलिटी ऑफ अ सॉलिड इन लिक्विड। एवरी सॉलिड डज नॉट डिसॉल्व इन अ गिवन लिक्विड। मतलब प्रत्येक सॉलिड सब्सटेंस जो होते हैं वो लिक्विड में डिसॉल्व नहीं होते हैं, जबकि NaCl एंड शुगर डिसॉल्व रेडियली इन वाटर। मतलब NaCl, सोडियम क्लोराइड और शुगर जो होते हैं वो आसानी से वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं। नेफ्थलीन एंड एंथ्रासीन डू नॉट, जबकि एंथ्रासीन और नेफ्थलीन जो होते हैं वो वाटर मोलेकुल में डिसॉल्व नहीं हो पाते हैं, क्योंकि नेफ्थलीन और एंथ्रासीन वाटर मोलेकुल के लिए क्या है, नॉन पोलर सॉल्यूट, और वाटर मोलेकुल क्या है, पोलर सॉल्वेंट। तो नॉन पोलर सॉल्यूट जो होंगे वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में ही डिसॉल्व करेंगे, और पोलर सॉल्यूट NaCl और शुगर जो होंगे वो पोलर सॉल्वेंट मतलब वाटर मोलेकुल में आसानी से डिसॉल्व हो पाएंगे। ऑन द अदर हैंड नेफ्थलीन एंड
एंथ्रासिन डिजॉल्व रेडियली इन बेंजीन, क्योंकि यहां पर बेंजीन जो है वो नॉन पोलर सॉल्वेंट होने के कारण नेफ्थलीन और एंथ्रासिन नॉन पोलर सॉल्यूट होने के कारण बेंजीन बोले तो नॉन पोलर सॉल्वेंट होने के कारण इसमें आसानी से डिजॉल्व हो जाएंगे। बट NaCl एंड सुगर डू नॉट। व्हाई? NaCl एंड सुगर इज अ पोलर सॉल्यूट। तो पोलर सॉल्यूट NaCl और सुगर है, और बेंजीन क्या है आपका? नॉन पोलर सॉल्वेंट। तो पोलर सॉल्यूट होने के कारण नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिजॉल्व नहीं करेंगे। मतलब एक जैसा अगर रहेगा पोलर तो पोलर में, नॉन पोलर तो नॉन पोलर में, तब वो आसानी से डिजॉल्व हो पाएंगे। ओके, इट इज ऑब्जर्व दैट पोलर सॉल्यूट डिजॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट एंड नॉन पोलर सॉल्यूट डिजॉल्व इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। इसका मतलब आपने क्या ऑब्जर्व किया कि पोलर सॉल्यूट जो होंगे वो आसानी से पोलर सॉल्वेंट में डिजॉल्व कर जाएंगे, और नॉन पोलर सॉल्यूट जो होंगे वो आसानी से इजीली नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिजॉल्व कर पाएंगे। राइट? इन जनरल अ सॉल्यूट dissolves in a solvent if the intramolecular interaction are similar in two, or we may say like dissolve like। मतलब जब सॉल्यूट सब्सटेंस सॉल्वेंट में जाएंगे तो वो इंट्रामोलेकुलर इंटरेक्शन होगा और उसमें ब्रेक डाउन हो जाएंगे और उसमें आसानी से डिजॉल्व कर जाएंगे। बट कब करेंगे? जब लाइक डिजॉल्व लाइक होंगे। कहने का मतलब पोलर जो होंगे, पोलर सॉल्यूट किसमें डिजॉल्व करेंगे? पोलर सॉल्वेंट में। एंड नॉन पोलर सॉल्यूट जो होंगे, नॉन पोलर सॉल्यूट, वो इजिली नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिजॉल्व कर जाएंगे। नॉन पोलर सॉल्वेंट में, नॉन पोलर सॉल्वेंट में। राइट? आगे समझिए। अब क्या है, सॉल्युबिलिटी के फैक्टर के बारे में हम लोग को अब डिस्कस करना है। राइट? सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉलिड इन अ लिक्विड। कब? जब सॉलिड सब्सटेंस किसमें में डिजॉल्व करे? लिक्विड में। राइट? तो इसके लिए फर्स्ट फैक्टर जो है वो नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो नेचर किस टाइप का होना चाहिए? सॉल्यूट अगर पोलर हो तो सॉल्वेंट भी पोलर होने चाहिए, और सॉल्यूट अगर नॉन पोलर हो तो सॉल्वेंट भी नॉन पोलर होने चाहिए। तो क्या लिखेंगे? पोलर सॉल्यूट, पोलर सॉल्यूट रेडियली डिजॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट, पोलर सॉल्वेंट। राइट? मींस सोडियम क्लोराइड या आप शुगर ले लो, शुगर, ये आसानी से पोलर सॉल्वेंट कहने का मतलब वाटर में डिजॉल्व कर जाएंगे। राइट? आगे समझिए। अगर नॉन पोलर सॉल्यूट होंगे, नॉन पोलर सॉल्यूट, तो ये इजिली नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिजॉल्व कर जाएंगे, नॉन पोलर सॉल्वेंट में। अब यहां पर क्या नॉन पोलर सॉलिड अगर कंसीडर करें तो आप एंथ्रासिन या नेफ्थलीन कंसीडर कर लेंगे। राइट? तो इसके लिए नॉन पोलर सॉल्वेंट क्या लेंगे? तो बेंजीन। राइट? मींस लाइक डिजॉल्व लाइक, लाइक डिजॉल्व लाइक, मतलब लाइक पार्टिकल जो रहेंगे वो अपने लाइक पार्टिकल में डिजॉल्व कर जाएंगे। मतलब नॉन पोलर सॉल्यूट जो होंगे वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिजॉल्व करेंगे, और पोलर सॉल्यूट जो होंगे वो पोलर सॉल्वेंट में डिजॉल्व कर जाएंगे। तो ये रहा आपका फैक्टर नंबर फर्स्ट, नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। सेकेंड है फैक्टर टेम्परेचर। द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉलिड इन अ लिक्विड इज सिग्निफिकेंटली अफेक्टेड बाय द टेम्परेचर चेंज। अब टेम्परेचर दो टाइप से चेंज करेगा, या तो हीट को एब्जॉर्ब करेगा या तो हीट को रिलीज करेगा। तो समझिए, पहला केस क्या बनेगा? एंडोथर्मिक के केस में, एंडोथर्मिक के केस में, एंडोथर्मिक कहने का मतलब वो हीट को एब्जॉर्ब करेगा। राइट?
तो हीट को एब्जॉर्ब करेगा, तो यहां से क्या होगा, टेम्परेचर राइज करेगा, तो टेम्परेचर राइज करेगा तो सॉल्युबिलिटी क्या होगा, बढ़ जाएगा, राइट। इन द केस ऑफ एक्सोथर्मिक, अब एक्सोथर्मिक में क्या, हीट को रिलीज करेगा, तो अगर एक्सोथर्मिक में हीट को रिलीज करेगा तो टेम्परेचर अगर यहां बढ़ा रहे हैं तो सॉल्युबिलिटी क्या होगा, सॉल्युबिलिटी यहां पर डिक्रीज कर जाएगा, क्योंकि अगर आप हीट यहां पर दे रहे हो, सपोज दैट यहां पर रिएक्टेंट है, ठीक, यहां पर क्या है, आपका रिएक्टेंट है और इसमें आप हीट दे रहे हो, तो ये क्या करेगा, सॉल्युबिलिटी को बढ़ा देगा। अगर हीट को बाहर निकाल रहे हो तो सॉल्युबिलिटी को क्या करेगा, ये घटा देगा। मतलब इन द केस ऑफ एंडोथर्मिक solubility is increases and in the case of exothermic solubility is decreases when temperature is increases। मतलब टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो एक्सोथर्मिक के केस में सॉल्युबिलिटी घट जाएगा और एंडोथर्मिक के केस में सॉल्युबिलिटी जो होंगे वो बढ़ जाएगा, राइट। नेक्स्ट टॉपिक है आपका प्रेशर। अब थर्ड नंबर जो फैक्टर है वो प्रेशर है। तो प्रेशर डज नॉट हैव एनी सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑन solubility of solid in liquid। मतलब प्रेशर का कोई रोल प्ले नहीं है solubility of solid in liquid के केस में, because solid and liquid are highly incompressible and practically remain unaffected by the change in pressure। मतलब जब प्रेशर चेंज होते हैं तो ये प्रैक्टिकली अनअफेक्टेड, मतलब उस पर कोई प्रभाव डालते नहीं है। क्यों? क्योंकि सॉलिड एंड लिक्विड जो होते हैं वो हाईली इनकम्प्रेसिबल, मतलब उस पे कंप्रेस नहीं हो पाते, बहुत ही ज्यादा नहीं हो पाने के कारण ये क्या होते हैं, चेंज इन प्रेशर होने के कारण भी प्रैक्टिकली अनअफेक्टेड। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है आपका सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन अ लिक्विड। अब हम लोग को समझना क्या है गैस इन लिक्विड के बारे में। ओके, तो समझिए, मैनी गैसेस डिजॉल्व्स इन वाटर, मतलब बहुत सारे गैस जो होते हैं वो वाटर में डिजॉल्व कर पाते हैं, बट इसमें ऑक्सीजन जो होते हैं, ऑक्सीजन गैस डिजॉल्व ओनली टू अ स्मॉल एक्सटेंट इन वाटर। बट ऑक्सीजन गैस जो होते हैं वाटर मोलेकुल में कम मात्रा में डिजॉल्व कर पाते हैं। ऑन द अदर हैंड हाइड्रोजन क्लोराइड HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस जो होते हैं वो हाईली सोल्यूबल इन वाटर, मतलब हाइड्रोजन क्लोराइड गैस जो होते हैं वो वाटर मोलेकुल में बहुत ही ज्यादा सोल्यूबल। ओके, तो सोल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड इज ग्रेटली अफेक्टेड बाय प्रेशर एंड टेम्परेचर। इसका मतलब क्या हुआ कि सोल्युबिलिटी ऑफ गैस जो होते हैं इन लिक्विड वो बहुत ही ज्यादा इफेक्टेड होते हैं बाय प्रेशर एंड टेम्परेचर से, राइट। आगे समझिए, द सोल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इंक्रीजेस विथ इंक्रीजेस ऑफ प्रेशर, मतलब जब आप प्रेशर को बढ़ाओगे तो सोल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, सोल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड क्या होगा, बढ़ जाएगा। कब? जब आप प्रेशर को बढ़ाओगे, तो प्रेशर इंक्रीजेज, सोल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड इज आल्सो इंक्रीजेज। ओके, आगे समझिए, अब पढ़ना क्या है, सोल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, और वो भी क्या है आपका हेनरी लॉ के बारे में, राइट। तो समझिए, हेनरी वाज द फर्स्ट टू गिव अ क्वांटिटेटिव रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड सोल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ सॉल्वेंट व्हिच इज नोन एज सोल्युबिलिटी। मतलब हेनरी साहब पहले साइंटिस्ट थे जो एक क्वांटिटेटिव रिलेशन बताए थे किसके बीच में, तो प्रेशर एंड सोल्युबिलिटी के बीच में, मतलब सोल्युबिलिटी ऑफ गैस इन सॉल्वेंट बोले तो लिक्विड के बीच में, और उसी को हम लोग क्या कहे थे, सोल्युबिलिटी, राइट। आगे समझिए, द लॉ स्टेट्स दैट एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, मतलब ये लॉ का स्टेटमेंट जो था वो एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे था। द सोल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड इज
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस प्रेजेंट इन द एबव ऑफ द सरफेस ऑफ लिक्विड और सॉल्यूशन। मतलब द सॉलिबिलिटी ऑफ अ गैस इन लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द partial pressure of the gas present in the above surface of liquid और solution। कहने का मतलब solubility जो था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था partial pressure of gas, मतलब solubility of gas in liquid is directly proportional to the partial pressure of gas in liquid के, राइट? कब? at constant temperature पे। ओके, आगे समझिए। Dalton also concluded independently that the solubility of gas in a liquid solution, मतलब डाल्टन साहब ही कंक्लूडेड हो गए थे इंडिपेंडेंटली। कब? जब solubility of gas in liquid solution का केस था और वो फंक्शन जो था वो पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस, राइट? आगे समझिए। If we use the mole fraction of gas in the solution, अगर हम लोग मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन द सॉल्यूशन अगर यूज कर रहे हैं तो उसका मेजरमेंट किसके लिए किए हैं? तो सॉल्युबिलिटी के लिए किए हैं, राइट? देन इट कैन बी सेड दैट द मोल फ्रैक्शन ऑफ अ गैस इन द सॉल्यूशन इज प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस ओवर द सॉल्यूशन। इसका मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस जो था डाल्टन साहब अगर यूज कर रहा हो सॉल्युबिलिटी को निकालने के लिए, तो डाल्टन साहब मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस कहे थे अपने स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस। ओके, आगे समझिए। द मोस्ट कॉमनली यूज्ड फॉर्म ऑफ हेनरी लॉ। अब ये जो है ना एक लाइन में आपको याद कर लेना है ये लास्ट वाला स्टेटमेंट को। ओके, द मोस्ट कॉमनली यूज्ड फॉर्म ऑफ हेनरी लॉ स्टेट्स दैट द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इन वेपर फेज, पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इन वेपर फेज इज प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन द सॉल्यूशन। कहने का मतलब पार्शियल प्रेशर जो होंगे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस के। पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन द सॉल्यूशन के। यही आपको याद करना है फॉर हेनरीज लॉ, राइट? देन इट इज एक्सप्रेस्ड एज पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इक्वल टू केज इनटू एक्स। मतलब पार्शियल प्रेशर है और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक्स के है, तो ये साइन को जब हम लोग रिमूव करेंगे, इस साइन को जब हम लोग रिमूव करेंगे तो इसके लिए कांस्टेंट टर्म को यूज करेंगे और इसी कांस्टेंट टर्म को हम लोग क्या कहेंगे? हेनरीज कांस्टेंट, केज, राइट? केज वैल्यू इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट गैसेस एट सेम टेम्परेचर। मतलब सेम टेम्परेचर पे डिफरेंट गैस के लिए हेनरीज कांस्टेंट का वैल्यू जो होता है वो डिफरेंट होते हैं। तो केज क्या है आपका? हेनरीज कांस्टेंट, हेनरीज कांस्टेंट। पी क्या है आपका? पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इन लिक्विड। और एक्स क्या है? तो मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन लिक्विड। इस तरह से हम लोग हेनरीज लॉ को ध्यान में रखेंगे, राइट? अब हेनरीज लॉ के लिए नोट में क्या लिखा हुआ है? हायर द वैल्यू ऑफ केज स्मॉलर विल बी द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस। मतलब केज का वैल्यू जब आप बढ़ाओगे तो सॉल्युबिलिटी क्या होगा? सॉल्युबिलिटी का वैल्यू डिक्रीज करेगा। हायर द वैल्यू ऑफ केज स्मॉलर विल बी द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस एंड सॉल्युबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी क्या होगा? डिक्रीज करेगा। ओके, आगे समझिए। अब है क्वेश्चन जेईई मेन 2022 का क्वेश्चन है, समझिए। A company dissolve X amount of CO2 at 298 Kelvin
इन 1 लीटर ऑफ वाटर टू प्रिपेयर सोडा वाटर। एक कंपनी जो है वो एक्स अमाउंट ऑफ CO2 298 केल्विन पे 1 लीटर ऑफ सॉल्वेंट मतलब वाटर मॉलिक्यूल में डिजोल्व करके सोडा वाटर का फॉर्मेशन कर रहा है, राइट। अब जो एक्स अमाउंट ऑफ CO2 जो डिजोल्व हुआ है उसी को फाइंड आउट करना है 10⁻³ ग्राम के टर्म में, और इसका आंसर जो रहेगा वो इंटीजर, नियरेस्ट इंटीजर में, राइट। जिसके लिए पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 एट 298 केल्विन जो है वो 0.835 बार दे रखा है, और हेनरीज लॉ कांस्टेंट एट 298 केल्विन पे CO2 के लिए दे रखा है 1.67 इंटू 10⁻³ बार, राइट। तो हेनरीज लॉ क्या होता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इक्वल टू हेनरीज कांस्टेंट इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, राइट। आगे समझिए, तो पार्शियल प्रेशर दे रखा है 0.835 बार, हेनरीज कांस्टेंट दे रखा है 1.67 इंटू 10⁻³ बार, और मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 गैस। तो यहां से जब मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 गैस निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, तो 0.835 अपॉन 1.67 इंटू 10⁻³, राइट। ये बार कैंसिल आउट, तो यहां से जब हटाएंगे तो यहां पर 100, और यहां से जब हटाएंगे तो यहां पे आ जाएगा आपका 1000, राइट। अब 7 5 जा 35 और 16 5 जा 80, तो ये यहां से कट जाएगा 5 टाइम्स में, और ये से ये यहां पे कट जाएगा तो 10⁻³ और 10, तो 10 आ जाएगा 4, तो ऊपर में जाएगा तो -4, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 इक्वल टू 5 इंटू 10⁻⁻4, ये रहा मोल फ्रैक्शन। अब आपको निकालना क्या है, 1 लीटर ऑफ वाटर पे, ठीक है, एट 298 केल्विन, तो ये रहा आपका रूम टेम्परेचर, राइट। तो रूम टेम्परेचर पे अगर 1 लीटर ऑफ वाटर मोलेकुल पे अगर अमाउंट निकालना हो तो रूम टेम्परेचर पे मोलर वॉल्यूम जो होता है 24.45, ठीक। तो अमाउंट ऑफ CO2 एट 1 लीटर वाटर इक्वल टू 5 इंटू 10⁻⁻4 इंटू 24.45, यहां से मल्टीप्लाई करेंगे, जो आएगा उसको 10⁻³ के फॉर्म में ग्राम के टर्म में लिख लेंगे, और वही इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा, राइट। आगे समझिए, नेक्स्ट क्वेश्चन को समझेंगे। अब है क्वेश्चन जेईई मेन 2022 का, ये भी क्वेश्चन जेईई मेन 2022 का है, समझिए। If O2 gas is bubbled through water at 303 Kelvin, the number of millimoles of O2 gas that dissolve in 1 liter of water is ... और इसका आंसर जो है वो नियरेस्ट इंटीजर में होगा। समझिए क्वेश्चन को, इफ अगर O2 गैस को बबल किया जाए किसके थ्रू, वाटर के थ्रू 303 केल्विन पे, तो नंबर ऑफ मिलीमोल्स ऑफ O2 गैस दैट डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ वाटर, मतलब नंबर ऑफ मिलीमोल्स ऑफ O2 गैस 1 लीटर ऑफ वाटर पे जब आप डिसॉल्व कर रहे हैं तो उसका मोल मिलीमोल के टर्म में क्या रहेगा, और इसका आंसर जो होना चाहिए वो नियरेस्ट इंटीजर के टर्म में, जिसके लिए हेनरीज कांस्टेंट का वैल्यू 303 केल्विन पे O2 गैस के लिए 46.82 इंटू 10⁻³ बार दे रखा है, और पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 गैस 0.920 बार दे रखा है। एज्यूम सॉल्युबिलिटी ऑफ O2 गैस इन वाटर इज टू स्मॉल, बहुत ही स्मॉल है, तो उसको क्या करेंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे, नेग्लिजिबल कंसीडर करेंगे। तो हेनरीज लॉ का फॉर्मूला क्या होता है, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इनटू kH, राइट। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, समझिए पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस यहां पर दे रखा है 0.920 बार,
और यहाँ पर केएच का वैल्यू दे रखा है जो है आपका 46.82 इंटू 10 टू द पावर 3 बार, और मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस O2 गैस है तो मोल्स ऑफ O2 गैस अपॉन, अब नीचे में मोल्स ऑफ O2 गैस नहीं लिखेंगे क्योंकि बहुत ही कम है वाटर मोलिकुल्स में O2 की सॉल्युबिलिटी, तो क्या लिखेंगे मोल्स ऑफ वाटर, तो मोल्स ऑफ वाटर वेट बाय मोलिकुलर वेट तो 1000 बाय 18, राइट, यहां से कट के आ जाएगा 55.5, राइट। अब यहाँ पे मोल जो है ना वो मिली मोल के टर्म में निकालना है, तो मोल को यहीं पर काहे नहीं 1000 से डिवाइड कर देंगे, राइट, तब क्या बन जाएगा आपका 0.920, और यहां पर क्या आप क्या लिखोगे इक्वल टू 46.82 इंटू 10 टू द पावर 3 इंटू n बाय 1000। अब नीचे में कुछ नहीं है तो यहां पर ऊपर में 1 और यहां पर 55.5, राइट। अब यही क्या था, n जो है वो मोल्स ऑफ O2 है, राइट, तो मोल्स ऑफ O2 इक्वल टू क्या लिखेंगे 0.920 इंटू 1000 इंटू 55.5 अपॉन 46.82 इंटू 10 टू द पावर 3। अब ये से ये कैंसिल आउट, यहां से करेंगे तो यहां पर पुट कर देंगे 1000, और यहां से यहां जब करेंगे, यहां से यहां जब करेंगे तो यहां पर लिखेंगे 100, और यहां से जब उठाएंगे तो यहां पर लिखेंगे 10, तो एक शून्य कैंसिल आउट, तो मोल्स ऑफ O2 जो आएगा वो 920, और यहां पर एक जीरो है तो यहां पर जीरो लगा दिया, इंटू 555 अपॉन, और यहां पर क्या लिखेंगे 4682, और यहां पर 30123, अब ये डबल जीरो कैंसिल आउट, तो 92 इंटू 55, और ये रहा 5 अपॉन 46820, यहां से क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, जो रहेगा वो आपका मोल्स ऑफ O2 गैस रहेगा, राइट, यहां से जो भी आएगा वो इसका आंसर रहेगा, ठीक है, ये जो है आपका क्या है आंसर, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अब ये जो क्वेश्चन है जेईई मेन 2020 का सवाल है, समझिए इस क्वेश्चन को, लिखा हुआ है हेनरीज कांस्टेंट इन किलोबार फॉर 4 गैसेस अल्फा बीटा गामा एंड डेल्टा इन water at 298 Kelvin is given below. Density of water equal to 10 to the power 3 kilogram per meter cube at 298 Kelvin. This table implies that. अब इस टेबल के अकॉर्डिंग इन 4 स्टेटमेंट में चेक करना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है, राइट। अल्फा के लिए केएच का वैल्यू 50 है, बीटा के लिए केएच का वैल्यू 2 है, गामा के लिए केएच का वैल्यू 2 इंटू 10 टू द पावर -5 है, और डेल्टा के लिए 0.5। फर्स्ट स्टेटमेंट है अल्फा हैज द हाईएस्ट सॉल्युबिलिटी इन वाटर एट अ गिवन टेम्परेचर, राइट। तो इसमें क्या केएच का वैल्यू बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी का वैल्यू क्या होगा, सॉल्युबिलिटी का वैल्यू डिक्रीज करेगा, राइट। तो यहां पर अल्फा ये केएच का वैल्यू क्या है ज्यादा है तो सॉल्युबिलिटी क्या रहेगा डिक्रीज करेगा, तो अल्फा हैज द हाईएस्ट सॉल्युबिलिटी, इन चारों में अल्फा का वैल्यू ज्यादा है केएच के लिए, राइट। तो अल्फा का वैल्यू यहां पर ज्यादा है, इसका मतलब सॉल्युबिलिटी जो रहेगा वो कम रहेगा, और सॉल्युबिलिटी जब कम रहेगा तो ये ऑप्शन जो होंगे वो इनकरेक्ट ऑप्शन होंगे। नेक्स्ट है solubility of gamma at 308 Kelvin is lower than at 298 Kelvin। जब यहां पर आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो solubility क्या होगा, solubility वो डिक्रीज कर जाएगा, तो यहां पर 308 केल्विन है और यहां पर 298 केल्विन है, तो 308 केल्विन पे क्या होगा टेम्परेचर बढ़ाने पे सॉल्युबिलिटी घट जाएगा, तो यहां पर टेम्परेचर ज्यादा है तो यहां पर सॉल्युबिलिटी कम रहेगा, और यहां पर केएच का वैल्यू क्या है कम है, इसका मतलब यहां पर सॉल्युबिलिटी ज्यादा रहेगा, और सॉल्युबिलिटी अगर ज्यादा रहेगा तो हाईएस्ट टेम्परेचर पे रहेगा,
जबकि यहाँ पर हाईएस्ट टेम्परेचर पे इसका वैल्यू क्या है, कम है। इसका मतलब ऑप्शन बी भी जो होगा वो इनकरेक्ट ऑप्शन रहेगा। द प्रेशर ऑफ 55.5 मोलर सॉल्यूशन ऑफ गामा इज 1 बार। निकालेंगे 55.5 मोलर सॉल्यूशन ऑफ 1 बार, मतलब यहां पर क्या दे रखा है आपका, द प्रेशर ऑफ 55.5 मोलर सॉल्यूशन ऑफ गामा इज 1 बार। समझिए 1 इक्वल टू पार्शियल प्रेशर 1 दे रखा है और KH किसके लिए, गामा के लिए। तो गामा के लिए 2 इंटू 10 टू दी पावर -5 इंटू यहां पर क्या लिख देंगे, यहां पे हम लोग 1 बार आना चाहिए, और तो ये 55.5 अपॉन 55.5 प्लस 1000 बाई 18, तो यहां से भी आ जाएगा 55.5। तो जब इसको आप कैंसिल आउट करेंगे तो 1 इक्वल टू 2 इंटू 10 टू दी पावर -5 इंटू 55.5 अपॉन यहां से 550 1 550 1 550 और 1 11, तो यहां से ये 2 टाइम्स में कट जाएगा, तो ये से ये कट गया तो आ गया 10 टू दी पावर -5। मीन्स 1 बार के इक्वल ये नहीं है, और ये जो है वो किलो बार में निकालना था। तो जब इसको किलो बार में कन्वर्ट करेंगे तो 10 टू दी पावर -5 इंटू 1000, तो ये आ जाएगा 10 टू दी पावर -2 बार, जो कि 1 बार के इक्वल नहीं है। इट मींस दैट ऑप्शन सी भी जो होगा वो इनकरेक्ट ऑप्शन रहेगा। तो डी सही रहेगा। डी के लिए चेक करेंगे 55.5 मोलर सॉल्यूशन पे क्या है, 250 बार है ना। तो 250 बार यहाँ पे लिख दे रहे हैं इक्वल टू, अब ये किसके लिए है, तो डेल्टा के लिए कितना है, तो 0.5 है। तो 0.5 इंटू 55.5 अपॉन 55.5 प्लस 1000 बाई 18, तो यहां से आ जाएगा 55.5, और क्या करेंगे 250 बार यहां पर आना चाहिए प्रेशर, तो 0.5 और यहां भी लिख दे 55.5 अपॉन 110.0, और इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, और जब इसको 2 से कैंसिल आउट करेंगे तो यहां पर करेंगे तो ये 10, ये रहा आपका 2, तो 250 बार इक्वल टू यहां पर आ गया 1/4, राइट। अब ये 1/4 कहने का मतलब 0.25, और 0.225 जो है वो क्या है, इसको आप कन्वर्ट करेंगे किलो बार में। जब इसको किलो बार में कन्वर्ट करेंगे तो 0.25 इंटू 1000, तो 25 बार आ जाएगा। यहां से करेंगे 250 बार आ जाएगा, और 250 बार के इक्वल है। इसका मतलब ऑप्शन डी जो रहेगा वो करेक्ट, क्योंकि यहां पर निकालना था किलो बार में। तो किलो बार में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 0.25 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 250 बार आ जाएगा, और इसका ऑप्शन जो रहेगा वो डी जो रहेगा वो करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, समझिए नेक्स्ट क्वेश्चन को, ये भी जेईई मेन 2019 का सवाल है। फॉर द सॉल्यूशन ऑफ द गैसेस WXYZ इन वाटर एट 298 केल्विन द हेनरीज लॉ कांस्टेंट KH are 0.5 to 3540 किलोबार, द करेक्ट प्लॉट फॉर द गिवन डेटा इज। समझिए पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इक्वल टू हेनरीज कांस्टेंट इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, जबकि यहां पर जो दे रखा है वो वाटर का दे रखा है। तो सॉल्युबिलिटी के लिए मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर मोलिक्यूल इक्वल टू 1। तो यहां से मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस जब निकालेंगे तो 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर मोलिक्यूल, इस टाइप से। तो यहां पर मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस मोलिक्यूल के जगह पे क्या लिखेंगे, 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर मोलिक्यूल। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इक्वल टू KH इंटू 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर मोलिक्यूल, यहां पर H2O। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इक्वल टू KH माइनस KH इंटू X वाटर, राइट। अब यहां से स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन बनेगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इक्वल टू KH प्लस यहां से माइनस KH इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर मोलिक्यूल, इस टाइप से। तो ये जो टर्म है वो क्या है, आपका स्लोप है, और यहां पर स्लोप क्या है, तो निगेटिव है।
तो सारे के सारे कर्व जो रहेंगे वो डाउनवर्ड में रहेंगे। तो यहाँ पर पहला 0.5 है तो थोड़ा सा कम रहेगा, तो यहाँ पर ये W रहा। ये 2 है, इससे ज्यादा तो थोड़ा सा इससे ज्यादा रहेगा, डन। ठीक है, यहाँ पर 35 है तो ये कुछ ज्यादा रहेगा डाउन, ये वाला। और वो 40 है तो उससे भी ज्यादा रहेगा डाउन, ये वाला। तो ये रहा W, ये रहा X, ये रहा Y, और ये रहा आपका Z, ये रहा X और ये रहा W, ये रहा कर्व इस टाइप से। तो ऑप्शन ए जो रहेगा करेक्ट, क्योंकि यहाँ पर कर्व जो है वो ये स्लोप जो है निगेटिव है, तो कर्व जो अपवर्ड तो होगा ही नहीं। तो ये भी गया, ये भी गया और ये भी गया, तो ऑप्शन ए जो रहेगा वो करेक्ट ऑप्शन रहेगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जेईई 2016 का ये सवाल है। क्वेश्चन क्या है उसको समझिए। क्वेश्चन क्या कर रहा है, द सॉल्युबिलिटी ऑफ नाइट्रोजन गैस इन वाटर एट 300 केल्विन एंड 500 टोर पार्शियल प्रेशर is 0.01 gram per liter. The solubility in gram per liter at 700. सेकेंड क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जेईई 2016 का ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है समझिए। The solubility of nitrogen gas in water at 300 Kelvin and 500 torr partial pressure is 0.01 gram per liter. The solubility in gram per liter at 700 torr partial pressure is, मतलब 700 torr पार्शियल प्रेशर पर आपसे सॉल्युबिलिटी पूछ रहा है, सॉल्युबिलिटी पूछ रहा है, और 500 टोर पार्शियल प्रेशर पे सॉल्युबिलिटी दे रखा है। सॉल्युबिलिटी जो दे रखा है वो 0.01 ग्राम पर लीटर। जब भी सॉल्युबिलिटी दे रखा हो तो आप इसके जगह पे मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस यूज कर लेंगे, यहां भी मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस यूज कर लेंगे, राइट। तो फर्स्ट के लिए पार्शियल प्रेशर इक्वल टू, मतलब 700 टोर इक्वल टू KH इंटू सॉल्युबिलिटी, तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, और यहां पर क्या 500 टोर इक्वल टू KH, और यहां पे सॉल्युबिलिटी कितना है 0.01। तो इसको आप इक्वेशन फर्स्ट कंसीडर करेंगे, इसको आप इक्वेशन सेकंड कंसीडर करेंगे, यहां पर ग्राम लीटर इनवर्स लिख लेंगे, और यहां पर आप इक्वेशन फर्स्ट डिवाइड सेकंड कर लेंगे। फर्स्ट डिवाइड सेकंड करेंगे तो यहां पर ये 3 और ये 2 से कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये KH कैंसिल आउट, तो 3/2 इक्वल टू ये सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस या मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस अपॉन 0.01 ग्राम लीटर इनवर्स। इट मींस दैट यहां से आप क्या लिखेंगे 3/2 इक्वल टू सॉल्युबिलिटी अपॉन 0.01 ग्राम लीटर इनवर्स, राइट। तो सॉल्युबिलिटी इक्वल टू क्या बनेगा, सॉल्युबिलिटी इक्वल टू यहां से 3 इंटू 0.01 ग्राम लीटर इनवर्स बाई 2, तो यहां से आ जाएगा 1.5, और 1.5 को 0.01 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 0.015 ग्राम लीटर इनवर्स। मतलब 700 टोर पे आपका सॉल्युबिलिटी का वैल्यू जो रहेगा वो 0.015, तो ऑप्शन डी जो रहेगा वो करेक्ट ऑप्शन बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, समझिए। हेनरी लॉ कांस्टेंट फॉर द मोलालिटी ऑफ मीथेन इन बेंजीन एट 298 केल्विन इज इतना। एजी कैलकुलेट द सॉल्युबिलिटी ऑफ मीथेन इन बेंजीन एट 298 केल्विन अंडर 760 mmHg। यहां पर क्या दे रखा है कांस्टेंट टर्म का वैल्यू और ये पार्शियल प्रेशर, तो 760 mmHg इक्वल टू कांस्टेंट टर्म 4.27 इंटू 10 टू द पावर 5 mmHg, राइट। और यहां से आपको सॉल्युबिलिटी निकालने के लिए कर रहा है, मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, राइट।
तो यहां से मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस जब निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, ये से ये कैंसिल आउट, तो 760 अपॉन 4.27 इंटू 10⁵ तो यहां से मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस जो रहेगा वो सॉल्युबिलिटी का वैल्यू रहेगा। तो सॉल्युबिलिटी इक्वल टू क्या लिखेंगे, यहां से हटाएंगे और यहां पर क्या करेंगे 100, तो ये 3 और ये 5 है तो 2, तो 6/427 और ऊपर में 10⁻²। इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो जो आएगा वही सॉल्युबिलिटी का वैल्यू रहेगा, राइट। तो इस टाइप से हमने आपको हेनरी लॉ सॉल्युबिलिटी के बारे में अंडरस्टैंड करवाया लेक्चर नंबर 4 में, राइट। आई होप सो अगर ये वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ओके, थैंक यू।